हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। और इस टॉपिक की शुरुआत हमने पिछले लेक्चर में की थी, जिसमें हमने सबसे पहले ये जाना था कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम किस तरह डिफरेंट है। और उसी के अंतर्गत हमने सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में स्टडी की थी। आज हम उसी यूनिट को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की हमारी यूनिट है 2.4 वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 301 रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। और आज जो हम टॉपिक शुरू करेंगे सिंपल रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बाद, उस टॉपिक का टाइटल है 2.4.2 और इसका टाइटल रहेगा कंपैरिजन बिटवीन वेपर एब्जॉर्प्शन एंड वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो इसमें हम वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वेपर कंप्रेशन सिस्टम से किस तरह डिफरेंट है, उसकी तुलना हम एक टेबल के द्वारा करेंगे, जिसमें विभिन्न आधारों के बेसिस लेते हुए हम इनका कंपैरिजन जानेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक का कंपैरिजन, जिसका टाइटल है वेपर कंप्रेशन सिस्टम और वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम में तुलना या डिफरेंस दोनों में क्या है उसके बारे में। तो मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। और आज का टॉपिक है हमारा, इस टेबल के साथ शुरू करते हैं हम। और इस टॉपिक में हम तुलना करने जा रहे हैं। इस टॉपिक में हम तुलना करेंगे, और इस तुलना में हम वेपर कंप्रेशन और वेपर रेफ्रिजरेशन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसमें जो जानकारी हमें के बिंदु हैं, वो है रचना, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, प्रचालन के आधार पर, निष्पादन के आधार पर, कुछ संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर हम संपीड़न निकाय और अवशोषण निकाय की तुलना सारणी में इस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एक टेबल में क्रम संख्या लिखते हैं हम, क्रम संख्या आ गई। फिर हमारी तुलना के बिंदु हैं, और उसके बाद एक टेबल में हम लिखते हैं अवशोषण सिस्टम के बारे में, एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में। दूसरे कॉलम में लिखेंगे वेपर संपीड़न सिस्टम के बारे में। और सबसे पहला जो बेसिस है हमारा, वो है गतिमान अवयव। हमारे जो मूवेबल अवयव है इसमें कौन कौन से हैं, उसके आधार पर देखा जाए तो हम इसमें अवशोषण सिस्टम में सिर्फ एक हम पंप काम में लेते हैं, जिसमें कि बहुत कम विद्युत की आवश्यकता होती है। और जैसा कि कंप्रेसर सिस्टम में आप जानते हो कि संप्रचालन के लिए अधिक विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसका कंपैरिजन क्या हो गया, यहाँ पर बहुत कम विद्युत शक्ति की आवश्यकता होती है, इसमें अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रचालन के दौरान आवाज़। तो यानी शोरगुल के आधार पर अगर देखें हम, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम है वो शोर रहित प्रचालन है। इसमें इसको कहते हैं हम शोर रहित प्रचालन। और गतिमान पुर्जों के कारण इसमें शोर होता है वेपर कंप्रेशन में। तो ये हमने दूसरा पॉइंट लेकर देखा है। तीसरा जो हमारी टूट फूट के आधार पर है, तो इसमें टूट फूट कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। इसी तरह देखरेख की आवश्यकता और अनुरक्षण लागत के हिसाब से, यानी मेंटेनेंस, और इसमें देखरेख क्या होती है। तो अवशोषण सिस्टम जो कि कम कंपोनेंट है इसमें, तो इसमें देखरेख की आवश्यकता कम होती है और इसमें अधिक होती है। इसी तरह उपयोग में ली गई ऊर्जा के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें ऊर्जा एक निम्न श्रेणी की होती है, इसमें उस श्रेणी की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। आंशिक भारों एवं भार में परिवर्तन की स्थितियों में निष्पादन के आधार पर अगर देखा जाए, तो अवशोषण सिस्टम में भार परिवर्तन में निष्पादन प्रभावित नहीं होता है, जबकि इसमें निष्पादन अच्छा नहीं होता है। इसमें अच्छा होता है बिल्कुल, लेकिन आंशिक भार की स्थिति में इसमें नहीं, सही नहीं होता है, और इसमें निष्पादन प्रभावित नहीं होता है।
सातवां जो हमारा बिंदु है वो वाष्पित्र दाब घटने के प्रभाव है इसमें। अवशोषण सिस्टम में वाष्पित्र दाब अगर हम कम घटाते हैं तो पूर्णतः सिस्टम चलता रहता है और केवल क्षमता मामूली की कमी आती है। इसमें अगर दाब घटाएंगे तो क्षमता में तेज़ी आती है। तो इस तरह से इसमें हम अगला पॉइंट जो है वो देख रहे हैं इसमें, और वो है हमारा कंपैरिजन। इसी आधार पर हम अगेन कंपैरिजन करें तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें कंपैरिजन के क्या आधार हैं। तो इसमें हम देखते हैं कंपैरिजन क्या क्या है। तो इसमें जो कंपैरिजन है हमारे वो इस प्रकार हैं। वाष्पित्र के निकास पर प्रशीतक की आवश्यकता है। तो इसमें क्या होता है, अवशोषण सिस्टम के अंदर प्रशीतक द्रव संतृप्त वाष्प अथवा अतितप्त वाष्प किसी भी अवस्था में हो सकती है। इससे केवल प्रशीतन प्रभाव ही कम अथवा अधिक होता है तथा निकाय के अन्य अवयवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि वेपर कंप्रेशन में वाष्पित्र से आने वाला प्रशीतक आवश्यक रूप से सुसंतृप्त और अतितप्त अवस्था में होना चाहिए, जिससे कि कोई द्रव प्रशीतक संपीड़ित में नहीं चला जाए। इसलिए इसमें निकास की व्यवस्थाएं दोनों में अलग होती है। और प्रशीतक के संभावना तो इसमें कम होती है संभावना। प्रशीतक के निर्वात की संभावना जो इसमें कम होती है, इसमें अधिक होती है। सीओपी तुलनात्मक रूप में इसमें कम होती है और इसमें सीओपी अधिक हम प्राप्त करते हैं। प्रशीतक की चार्जिंग इसमें कठिन होती है वेपर सिस्टम में, और इसमें अपेक्षाकृत सरल है इसके कंपेरिजन में। स्थान के हिसाब से इसकी अधिक स्थान की आवश्यकता होती है और इसमें कम स्थान की आवश्यकता वेपर कंप्रेशन में हमें ज़रूरत होती है। प्रयोग के आधार पर अगर देखें तो हम इसमें जो प्रयोग है उसके हिसाब से ईंधन इजीली उपलब्ध हो, तो यह इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें सीओपी के कारण छोटी इकाइयों में इसका प्रयोग करते हैं हम। और जैसे कि घरेलू इलेक्ट्रोस रेफ्रिजरेटर में ही हम वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, जबकि वेपर कंप्रेशन हमारे सारी रेफ्रिजरेशन यूनिट में बहुत अच्छे रूप से यूज़ किए जाते हैं। और ये जो सिस्टम है वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इतना फिजिबल आज तक नहीं हो पाया, और इसकी मेन रीज़न है इसकी सीओपी कम होना। तो सीओपी कम होने की वजह से इसको सिर्फ एक एक्सपेरिमेंटल तौर पर डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलिस रेफ्रिजरेटर में इसका यूज़ किया जाता है, जबकि सारी उद्योगों की इकाइयों में हम वेपर कंप्रेशन सिस्टम को काम में लेते हैं। उपयुक्तता के हिसाब से इसमें ईंधन सस्ता हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रचालन का मापदंड है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक महंगा होता है इसमें रेफ्रिजरेंट हम जो काम में लेते हैं। और इसके आधार पर मैंने सिंपल 3 कंपेरिजन पहले वाले लेक्चर में बताया, तो उसके आधार पर भी आप कर सकते हैं। उसमें कंप्रेसर होता है, इसमें एब्जॉर्बर होता है, जनरेटर होता है, एक पंप होता है ना। उसमें शोर नहीं होता है ना, एब्जॉर्बर सिस्टम में इसमें शोर होता है। तो कुछ बेसिस के आधार पर हम इस तरह से इनको कंपेरिजन कर सकते हैं। और कंपेरिजन आपके खुद के अपने आधार पर भी कर सकते हैं आप। और आपको कंपेरिजन के आधार पर आप सिंपल देख लीजिए आप, यानी आप कंपोनेंट के आधार पर करेंगे तो उसमें कंप्रेसर होता है, इसमें कंप्रेसर नहीं होता है। उसमें कंप्रेसर के स्थान पे क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें शोरगुल होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें सीओपी अधिक होती है, इसमें कम होती है। तो ये 4-5 जो मेन क्राइटेरिया हैं, इनके आधार पर भी आप ये दोनों सिस्टम को कंपेरिजन कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि 14 पॉइंट ये कि ये ले आप अपने हिसाब से कम 6 या 7 पॉइंट के आधार बनाएं आप, और अपने शब्दों में इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ईजी मेथड होगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो कंपेरिजन है ये समाप्त होता है। और इसका जो टॉपिक है वो आप नोट्स बना लें इसका। और ये देखिए मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ऐसे भी कंपेरिजन कर सकते हैं आप प्रिंसिपल के आधार पर, कंप्रेसर के आधार पर, कंपोनेंट के आधार पर, कंप्रेसर सिस्टम के आधार पर, और इसमें साउंड के आधार पर, सीओपी के आधार पर। ये आप कंपेरिजन इस तरह से इसमें कर सकते हैं आप। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है आज हम फिनिश करते हैं। तो थैंक यू। आप इसके नोट्स बना लें और अपने हिसाब से इसके नोट्स में कंपेरिजन बना लें आप। तो यही मेरा टॉपिक फिनिश होता है। थैंक यू।